दरअसल होता था कि मैं इसे कैसे बेहतर करूँ, तो उसी बेहतरी के प्रयास में मैंने कुछ ऐसा किया है। बहरहाल, आइए समझने का प्रयास करते हैं और पहली बात जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सिकल सेल डिज़ीज़ है, रोग है, वो वंशानुगत है। हालाँकि जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत कम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विकराल रूप में हो, लेकिन उनमें उनमें से ये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप होता है, व्हिच मीन्स ये कि विकराल कहने का अर्थ ये हुआ ना कि इतना ज़्यादा इसमें दर्द होता है, हालाँकि मैं ये पुनरावृत्त हो जाएगी आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, सॉरी जो ये कंटेंट है उसमें ये बातें बताई गई है। बहरहाल, फिलहाल अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये वंशानुगत होता है, बस व्हिच मीन्स जेनेटिकली आपको प्राप्त होता है। दूसरी बात, ये लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। इसका आकार जैसा कि मैंने आपको बताया धराती व्हिच मीन्स सेमी सर्कुलर का होता है। हालाँकि यहाँ पे सेमी सर्कुलर की जगह पे क्रिस्टल शेप्ड लिखा गया, जो कि आप घबराएँ नहीं, मतलब वही हुआ। तो आकार इसके इस प्रकार हो जाते हैं, धराती यानी कि हँसिए के आकार का, लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो सेल है, विशेष तौर पर रक्त कोशिकाएँ हैं, जो रक्त है वो 2 प्रकार के सेल से बना होता है। एक होता है लाल रक्त कोशिका और दूसरी होती है श्वेत रक्त कोशिका। तो जो ये सिकल सेल डिज़ीज़ है, लाल रक्त कोशिकाओं में होती है, व्हाइट ब्लड सेल में नहीं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो लाइफ एक्स अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ईश्वर ना करे ऐसा हो, तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, व्हिच मीन्स आपकी जो जीवन प्रत्याशा है, वो दरअसल औसत 40 वर्ष हो जाता है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होता, हालाँकि भारत में वर्तमान में 60, 62, 65 विशेष तौर पे 62 के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन अगर आप इस रोग से ग्रसित हैं, तो 40 वर्ष तक की आपकी उम्र हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन बीच में जटिलताएँ की बात करें तो ये है कि अगर आपको ये डिज़ीज़ हो रहा है तो आपको बहुत ही भयानक दर्द होगा। दूसरी बात, दर्द कहाँ मैं आगे भी करूँगा, हर जगह दर्द, आपका चेस्ट हो, आर्म हो, विशेष तौर पे अस्थि मज्जा, नैरो बोन जिसे हम कहते हैं वहाँ, उसके दर्द को मतलब कि सहना बहुत ही कठिन होता है और वहाँ दर्द होता है। दूसरी बात, संक्रमण, अगर किसी भी प्रकार के कटछट आपके शरीर के किसी भी अंग में होती है तो वहाँ संक्रमण होने की जो ये संभावना है वो बढ़ जाती है। कारण भी आप समझ सकते हो, चूँकि संक्रमण ना होने के पीछे का कारण यही है कि हमारे ब्लड में जो विद्यमान बीटा सेल हैं वो प्रतिरोधी क्षमताओं को ग्रहण करते हैं, संग्रहित करते हैं, जिसके माध्यम से जो भी हमारे जख्म के ऊपर वायरस आता है उसको मारने का काम करते हैं। तो यदि वो कोशिका जिसके बारे में मैं बात कर रहा जो लड़ता है आपके बाहर के जो भी वायरस है उससे, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाए, वो यूँ कह लें बीमार हो जाए, तो आपकी यूँ कहें तो जो क्षमता है व्हिच मीन्स उसको मारने का वो नहीं रह जाता और वहाँ एक समस्या बन जाती है कि आपको संक्रमण हो जाता है, व्हिच मीन्स जो ज़ख्म है वो और भी विकराल हो जाता है। यदि ये जो सिकल सेल डिज़ीज़ है कुछ ज़्यादा दिन तक रह गया, मतलब यूँ मान लें कि बचपन में आपने अगर ध्यान नहीं दिया, शुरुआती दौर में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये आपके किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है आपके मस्तिष्क को, हो सकता है आपके शरीर के किसी भी भाग को। मतलब ये कि अगर कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाएँगी तो अंग स्वतः ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मतलब काटना-छाँटना पड़ेगा, जो भी आप कह लो। तो ये भी बातें हैं कि दर्द होगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएँगे, फिर ऑर्गन डैमेज की भी संभावनाएँ होती है। अब थोड़ा-सा ये जानने का प्रयास करते हैं सिकल सेल डिज़ीज़ के कारण के बारे में कि होता कैसे है दरअसल ये। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये आनुवंशिक स्थिति है जो जन्म से ही मौजूद होता है, ये बात तो है। यह रोग बच्चे को माता-पिता से विरासत में मिलता है। तो ये बात समझने का ये है कि होने का कारण कोई व्यक्ति विशेष तौर पे इसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है। चूँकि उसके माता-पिता में ये रोग ये डिज़ीज़ विद्यमान थे तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये जेनेटिक कंडीशन है जो कि पेरेंट्स से मिलता है जन्म से ही है, दरअसल ये बात कही जा रही थी। तो ये कुछ कारण थे, कारण में अगर और कुछ अगर आगे देखना चाहें, हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ, थोड़ा-सा नहीं, कारण में वही था दरअसल होने का कारण, लक्षण मैं समझ रहा था कि आगे क्या होगा। बहरहाल, अब दरअसल इसके प्रकार की बात है कि कितने प्रकार के होते हैं सिकल सेल डिज़ीज़। तो मैं इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं है, मतलब ये कि इससे पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा-सा वो नोट कर लिया ताकि मैं बता सकूँ। प्रकार में 2 प्रकार हो सकते हैं। पहली तो ये, सबसे पहले प्रकार जानने से पहले आप ये जानना चाहें कि चूँकि ये पेरेंट्स से होता है, इसका मतलब है हो सकता है आपके पापा को भी हो व्हिच मीन्स और दूसरा हो सकता है मम्मी को भी हो। दोनों मदर मदर और फादर दोनों से अगर हो, तो ये पहली वाली स्थिति कही जाती है व्हिच मीन्स HBSS। इस स्थिति को असामान्य स्थिति कहते हैं। असामान्य स्थिति मतलब ये कि ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों में हो।
और फिर बच्चों को मिले। दोनों में तब तो ज़्यादा चांस होते ही हैं, 100% तकरीबन कि वो बच्चों में आएगा। लेकिन ज़्यादा जो सामान्य, ये हुआ असामान्य, व्हिच मीन्स रेयर में मिलता है ऐसा। लेकिन ये जो एचबीएससी है, हीमोग्लोबिन सिकल सेल डिजीज़, ये वाला ना, ये सामान्य होता है, व्हिच मीन्स ये कि या तो आपको पेरेंट्स में होगा तब हो गया आपको, या फिर या तो आपको पापा में या फिर मम्मी में, व्हिच मीन्स फादर या मदर। तो दोनों ही केस में आपको भी हो जाएगा, व्हिच मीन्स अगर या तो पेरेंट्स के किसी एक को भी हो तो आपको होगा, और ऐसी स्थिति सामान्य स्थिति कही जाती है। और जो भी पाए जाते हैं सिकल सेल डिजीज़ से प्रभावित लोग, यही स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनके माता-पिता में किन्हीं न किन्हीं एक को रहा था। अब थोड़ा-सा देखने का प्रयास करते हैं कि लक्षण, जो सिम्पटम्स है विशेष तौर पे, वो सिम्पटम क्या है? तो सिम्पटम की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये दर्द, जैसा कि एक बार फिर मैं बता दूँ, इसका कोई विशेष सिम्पटम उल्लेखित या डिफाइन नहीं है। लेकिन चूँकि ये मान लें कि जो सामान्य लक्षण है, उसे कुछ संग्रहित किया गया है। उन सामान्य लक्षण में सबसे पहला है कि थकान, और दूसरा कमज़ोरी और पीलापन शरीर का हो जाना, मतलब अंग का हो जाना। यहाँ पे मैं क्रोनिक एनीमिया लिखा हूँ, इसका मतलब ये है, क्रोनिक जहाँ भी लगता है ना ये शब्द जहाँ भी लगे क्रोनिक, इसका मतलब होता है कि वो चिरकालिक समय तक आप तक रहेगा, मतलब जब तक आपके पास शरीर है, वो बीमारी है, शरीर बीमारी दोनों एक साथ रहेंगे। तो क्रोनिक एनीमिया कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा दिन से हो, जैसा हो सकता है ना कि मान लें मेरा उम्र 5 साल है, ठीक है? और मुझे अभी डिटेक्ट कर लिया गया, या फिर समझ लीजिए 10 महीने है, और बच्चों में अभी पता कर लिया गया कि इसे एनीमिया है, तो संभावना है कि उसे ठीक किया जा सके। क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा गहरे स्तर पे वो प्रभाव नहीं करता आपके बॉडी को, आपके शरीर को। लेकिन वही पता चला आपको कि 30 साल के उम्र में कि आपको एनीमिया है, 25 साल की उम्र में एनीमिया है। तब ये चूँकि 25 साल में आपके काफ़ी बॉडी को डैमेज कर चुका होगा, जो कि संभावना ये है कि फिर आपको वो सही ना हो पाएगा। कहते हैं ना, अब ना हो पाएगा। ख़ैर वो ही सिचुएशन हो जाएगी। जैसे 4th स्टेज कैंसर की बात करते हैं, वहाँ पहुँच जाने के बाद भगवान भी नहीं बचा सकते, ऐसा कहा जाता है। तो लक्षण की बात करें किसमें, जो क्रोनिक एनीमिया उसमें, कि सबसे पहले तो थकान होगा, फैटिग की स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरी वीकनेस, कमज़ोरी आएगा। तीसरा है पैलनेस, व्हिच मीन्स आपके शरीर का पीलापन पड़ सकता है, किसी अंग का पीलापन देखने को मिल सकता है। दूसरी जो लक्षण है उसमें ये है कि दर्द की स्थिति, और दर्द कहाँ-कहाँ देखिएगा आप, हड्डियों में दर्द होगा, छाती में दर्द दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, बाहों में होगा, पैरों में होगा। ये तो मैं चूँकि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा था, शरीर के तकरीबन पार्ट में आपको दर्द होता है। आप यकीन कीजिए, कभी गलती से आपके सर में दर्द होता है तो आप कितना ज़्यादा बेचैन हो जाते हो। अगर पेट में दर्द हो जाए बेचैन हो जाते हो, हाथ में दर्द हो जाए बेचैन हो जाते हो। यहाँ तो तकरीबन सभी चीज़ों में एक बार होता है, वो भी आप यहाँ देखिएगा, कहाँ गया? तीव्र दर्द होता है, अचानक दर्द, जो हड्डियों में दर्द होता है ना, जैसे मान लीजिए ये आपकी हड्डी है, हड्डी के बीच में जो मांसल रचना होती है, इसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, है ना? और ये अस्थि मज्जा में दर्द होना सबसे बड़ा दर्द होता है। मतलब इसको सहन करना बहुत मुश्किल है। तो यही बातें कही जा रही है कि लक्षण में, कि अगर ऐसा होता है बाहों में दर्द, या तकरीबन आपके शरीर के तकरीबन भागों में दर्द अगर हो रहा, तो कहीं न कहीं एक संकेत मिलता है कि ये एनीमिया का कहीं रोग तो नहीं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, जैसे सडन एंड सीवियर मतलब घातक, मतलब बहुत ज़ोर से पेन देखने को मिलेगा, कहाँ, हड्डी, मीन्स बोन्स, चेस्ट, बैक, आर्म्स, लेग्स ड्यूरिंग पेनफुल ये क्या है, एपिसोड्स, व्हिच मीन्स तो यही बातें कही जा रही कि अगर ऐसी स्थिति हो रही तो इसे कहा जा सकता है कि हाँ, ये सिकल सेल क्राइसिस है, सिकल सेल डिजीज़ है। तो लक्षण में ये बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं कि हाँ, ये थोड़ा-सा हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये जो अंकल हैं, इनको सिकल सेल डिजीज़ हो चुका है और उनकी जाँच ये चल रही है। ये मैं डब्ल्यूएचओ से पिक लाया आपके लिए, ताकि आप देख पाएँ कि ये सिकल सेल डिजीज़ में आप देख सकते हो शरीर कितना कमज़ोर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये भले ही ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा ये ना दिख रहा हो, लेकिन इंटरनली ये और भी ज़्यादा कमज़ोर है, चूँकि आप देख सकते हो प्रॉपर ये भी नहीं है, कह सकते हो शरीर में जान ही नहीं है, जिसे हम कह देते हैं। क्योंकि इंटरनली इनके जो भी ऑर्गन हैं, वो प्रॉपर ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन को प्राप्त क करेंगे नहीं तो जो भी खाना खाएँगे वो उनको शरीर में लगेगा नहीं, तो समस्याएँ बढ़ेंगी, कमज़ोर होते चले जाएँगे। तो ये समस्या है। अ, अंकल को देख लिया आपने, अब डॉक्टर साहब को भी देख लिया। ये आगे बढ़ो। अरे! आगे नहीं बढ़ रहा ये। अब देखने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो अब इसको कैसे बचाया जाए? व्हिच मीन्स क्या उपचार है? उपचार बताने से पहले कि इसका कोई भी प्रॉपर उपचार नहीं है दुनिया में।
देयर इज़ नो एनी ट्रीटमेंट पार्टिकुलर टू डायग्नोसिस दिस डिज़ीज़। तो क्या करेंगे? इसके लिए कुछ होता है ना कि मान लीजिए जैसे कोरोना ही था, कोरोना के बहुत ज़्यादा ये शुरू में वैक्सीन या मेडिसिन वगैरह नहीं थे, तो काढ़ा पीकर पता नहीं जो घरेलू नुस्खे हैं उसको प्रयोग करते करके हम लोग किसी भी प्रकार से उसको थोड़ा-सा बैलेंस करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ उसी प्रकार से इस क्षेत्र की स्थिति भी है। पहला है जो उपचार प्रक्रिया में रक्त आदान। दरअसल हिंदी कभी-कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। आपको ट्रांसफ्यूज़न प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न का मतलब यानी कि इस उपचार में दरअसल होता क्या है मैं अगर बताना चाहूँ, उससे पहले ये बेकाम की चीज़ें हटा देता हूँ। हाँ, फिर से जाना पड़ेगा उधर ही। चूँकि अभी फ़ास्ट नहीं हो पाता है, चूँकि नया-नया हूँ ना दरअसल ये। दरअसल मैं ये बताना चाह रहा था कि जो रक्त आदान है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, ये इसमें दरअसल होता क्या है, जैसे सिकल सेल डिज़ीज़ की बीमारी मान लीजिए ये सेल है आपके, है ना? अ, कोई अंग है, अंग के अंदर सेल है। दरअसल डिज़ीज़ हो जाने के बाद जो आपके ऑक्सीजन है, वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाते हैं। फ्लो ना होने का कारण क्या है? चूँकि हमारा नॉर्मल ब्लड सेल कुछ इस प्रकार से है। लेकिन अगर हम ये यूँ कह लें तो सेल इस डिज़ीज़ से ये हो जाते हैं, इम्पैक्टेड हो जाते हैं, तो आपके जो चंद्राकार टाइप का हो जाता है, इस प्रकार का आपका सेल हो जाता है। और आपने देखा होगा आम जीवन में भी, अपने व्यावहारिक जीवन में भी कि अगर कोई गोल वस्तु है, तो वो प्रॉपर तरीके से लुढ़क जाती है। लेकिन वही अगर वस्तु अगर इस प्रकार की है, धराती प्रकार की है, अर्धचंद्राकार प्रकार की, तो उसको लुढ़काओ तो वो तुरंत 1-2 बार के बाद ही रुक जाएगा। तो कुछ ऐसा है भी इसमें, चूँकि ये फ्लूइड होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बात वही हुई ना, लिक्विड होता है। तो लिक्विड में अगर इस प्रकार की कोशिका है तो प्रॉपर तरीके से आवागमन होगी, बहुत ज़्यादा बाधा नहीं होगा उत्पन्न आने-जाने में। तो अगर कोशिकाएँ आ रही जा रही, साथ में ऑक्सीजन लेकर आ रही जा रही, तब तो समस्याएँ नहीं होंगी इसमें। चूँकि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा। चूँकि कोशिकाएँ अर्धचंद्राकार हो जाने के कारण ये प्रॉपर तरीके से फ्लो में भाग नहीं ले पाती है, ये कहीं न कहीं अटक जाती है, रुक जाती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन का प्रवाह ना होने के कारण ही दर्द का सबसे बड़ा एक कारण होता है। तो इस प्रक्रिया में वही वही बातें कही जा रही है रक्त आधान में कि कृत्रिम तरीके से मान लिया ऑक्सीजन यहाँ से चला, यहाँ रुक गया, चूँकि सेल्स नहीं जा पा रहे आगे, तो कृत्रिम तरीके से इस ऑक्सीजन को यहाँ पहुँचाया जाता है अन्य भागों में आगे, जो भी शरीर के हिस्से आपका है, इसमें पहुँचाया जाता है। इसी थेरेपी को या इस प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हिच मीन्स रक्त आदान। यहाँ देख लें, इससे एनीमिया से राहत मिल सकती है और दर्द संबंधी संकट का खतरा कम हो सकता है। चूँकि सॉरी ऑक्सीजन पहुँच जाएगा तो जो भी थोड़ी बहुत दर्द हो रही थी वो ये मिलेगा, सहायता मिलेगा। तो ये एक पहला उपचार में क्या रही ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने आपने देख रहा भी होगा यहाँ पे कि दिस कैन रिलीव एनीमिया, रिलीव सिर्फ़ राहत देगा, खत्म ना होगा दरअसल सॉरी फोनों में आ गया। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द पेन क्राइसिस, जो दर्द है उसको थोड़ा-सा कम करेगा। इराडिक इराडिक्शन जैसी स्थिति नहीं है कि वो खत्म हो जाए। दूसरी है जो डायग्नोसिस प्रक्रिया, उपचार की प्रक्रिया, ट्रीटमेंट का वो ये है प्रोसीजर क्यूसीरिया, अंग्रेज़ी इसको देखूँगा, हाँ, हाइड्रोक्सीरिया। ये दरअसल क्या है, ये है ना ये दवाओं दरअसल जो भी बातें कही गई, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा आप एक बार। दरअसल जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है कहीं न कहीं, तो आप कुछ कुछ खाओ या ना खाओ, दर्द पे निवारण हेतु आप उसको क्या कहते हो, पेन किलर ना? हाँ, कई नाम होते हैं, पेन किलर तो खैर वो दवा का नाम नहीं है। पर हम पेन किलर के नाम से जानते हैं दरअसल। तो पेन किलर खाकर आप कुछ हद तक उसको ये कम कर देते हो। कुछ ऐसा स्थिति इसमें है कि दवाओं जो दर्द होता है, सॉरी, कम करने के लिए, दरअसल जो दर्द हो रही है उस दर्द को कम करने हेतु आपको कुछ दवाएँ दी जाती है, जिससे कुछ हद तक आपकी जो दीर्घकालिक ये है दर्द है यानी जो परेशानी है वो कम हो सके। लेकिन फिर भी यहाँ भी प्रॉपर तरीके से आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होता। अगला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महँगा ये चीज़ें आप लोग देख लें, ये दरअसल जिन थेरेपी मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा-सा ये कारगर भी है अगर पहले पता चल गया तो। जिन थेरेपी को समझने से पहले मैं थोड़ा-सा मिटाता हूँ इसको। नहीं, मिटाता नहीं हूँ, दरअसल मुझे ध्यान में है। एक बार फिर से सॉरी। इस उपचार अस्थि मज्जा या स्टम जो भी ये चीज़ें हैं, दरअसल जो इसमें समझने की बात है वो है क्रिस्पर तकनीक। क्रिस्पर तकनीक क्या है? अगर ये समझ गए तो फिर ये समझ गया तो झिंगा लाला ऐसा कुछ, ये समझ डाला तो झिंगा लाला, लाइव झिंगा लाला ऐसा कुछ था ना, बहरहाल। तो आइए क्रिस्पर संबंधी जो क्रिस्पर तकनीक है, थेरेपी है, जेन थेरेपी बीच में जिसको हम लोग कहते हैं। थेरेपी का मतलब
चलिए वो तो फिर बेवजह एलाब्रेशन हो जाएगा। दरअसल मैं इसके लिए एक पीपीटी लाया था। कहाँ गया? मुझे सी ऑल स्लाइड में जाइए और अच्छा आगे ही तो था, हाँ। ये है क्रिस्पर तकनीक। हम समझेंगे कि क्रिस्पर तकनीक क्या है, जिसको हम लोग Cas9 भी कहते हैं ना, Cas9 तकनीक। मान लिया जाए कि ये आपका सेल है ना? मतलब दरअसल डीएनए का आपका ये बंडल है और कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो सही है। मान लो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन चूंकि सिकल सेल डिजीज हुआ आपको, तो आपकी कोशिकाएं कुछ खराब हो गई हैं। तो इन खराब कोशिकाओं को, क्या हो गया भाई? इन खराब कोशिकाओं को काट करके, कैंची, अगर अपने लेमन भाषा में कहें तो कैंची से काट करके हटा देना। और आपको पता है कि कोशिका को कट के हट जाने के बाद स्वतः कोशिकाएं फुलफिल, मतलब कोशिकाएं निर्माण हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं तो आपको कृत्रिम कोशिकाएं भी लगानी होती है, जो कि आप ही के शरीर से कोशिका काट करके वहाँ बनाया जाता है लेबोरेटरी में। खैर वो तो बातें वही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है। तो जो क्रिस्पर तकनीकी क्या है, क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, दरअसल क्रिस्पर का फुल फॉर्म है। ना मुझे पता है और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसको याद रखूँ। बस हाँ, क्रिस्पर समझिए, Cas9 ये समझिए, चूँकि Cas9 शब्द यूज़ किया गया था यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ में, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये किया। तो फिर से एक बार अगर हम कंक्लूड करें क्रिस्पर तकनीक क्या है, तो आपकी जो भी खराब सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, उसको काट करके हटा देना ही ये क्रिस्पर तकनीक है। तो वही बातें यहाँ पे कही जा रही है आपको 3 में कि जो ये क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से जीन थेरेपी, जीन को हटा दिया जाना। हालाँकि जीन थेरेपी जब हम बात करते हैं, इसको और अच्छे तरीके से बताया जा सकता है ये कि अगर हम जीन जीन में बदलाव करें, चूँकि जो ये चीज़ें हैं अगर आपको है तो आपके बच्चों को भी होगा, ये तकरीबन 40% के चांस होते हैं। तो अगर हम जीन में बदलाव करें, क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से जीन में बदलाव करें, मतलब है कि आपके जो भी जीन में त्रुटिपूर्ण सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उसको काट करके हटा दें, तो आपके सेल्स सही हो जाएँगे फिर। अगर आपके उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, तो संभावना ये है कि उसको सिकल सेल डिजीज़ नहीं होगा। तो इन तमाम उपायों के साथ थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि बचाव, हालाँकि इसके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं दरअसल, इसलिए ये नहीं है। चूँकि ये सिकल सेल डिजीज़ होता क्या है? मतलब होता किनको है? आगे देखेंगे। दरअसल उनको जो ट्राइबल किस्म के हैं। अब हम देखेंगे भारत में सिकल रोग की स्थिति क्या है? सिकल सेल रोग की स्थिति, प्रिवेलेंस मतलब होता है ना, मतलब कि फैलाव एक तरीके से, प्रसार। तो भारत में सिकल सेल डिजीज़ का प्रसार क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, किस हद तक प्रसारित है। तो भारत में तकरीबन 1 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं, ओवर 1 मिलियन अफेक्टेड इन इंडिया। इस बात को आप ध्यान रखिए, जिसकी जो तकरीबन 10 लाख है। हालाँकि 2047 तक भारत इस बात को लेकर लक्षित भी है, मतलब ये यूँ कहें तो टारगेटेड है कि 2047 तक इसे तकरीबन न्यून करना है, मिटिगेट करना, यूँ कह लें तो ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करना है। क्या हो रहा है? ज़ीरो करना है ना ये। तो भारत में तकरीबन 1 मिलियन व्हिच मीन्स 10 लाख के आस-पास है, हालाँकि 1.2 मिलियन है। जनजातीय क्षेत्रों में 1% से लेके 40% तक वाहक दर है। आप इसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, इसी पर आधारित आगे पीपीटी में एमसीक्यूज़ भी है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये जेनेटिकली होता है, तो जो प्रवाह है, जो यूँ कह लें तो कैरियर के रूप में ये होता है, तकरीबन 1 से लेकर के 40% तक होता है। आप इस बात को समझेंगे कि अगर 100 लोगों में ये डिज़ीज़ है, तो ज़्यादा चांसेस है तकरीबन कि 40% लोगों के बच्चे में भी ये डिज़ीज़ होगा। इस प्रकार से और ये बढ़ता जाता है। तो ये एक समस्या है हमारे भारतीय समाज के उन जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान सिकल डिजीज़ से ग्रसित लोगों में। हालाँकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जनजाति समूह ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ हद पे ये चलिए मुख्य रूप से इतना ही है। वैसे है तो तकरीबन हर राज्यों में थोड़ा बहुत, अगर कोस्टल एरिया को देख ले, पूर्वोत्तर राज्यों को देख ले, तो मिलेगा तकरीबन सभी जगह। लेकिन मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। तो यही बातें कहा जा रहा है कि हमारे भारत में 1 मिलियन लोग हैं प्रभावित। जनजातीय क्षेत्रों में वाहक दर कितना है? तकरीबन 40% के आस-पास। जो मुख्य राज्य हैं जो प्रभावित हैं, वो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। तो ये स्थिति थी और आगे अगर थोड़ा-सा और देखने का प्रयास करें, तो अ, अब है, हालाँकि वो उतना ही था। अब है भारत में सिकल सेल रोग का प्रचलन। दरअसल प्रचलन जो ये है, मतलब इस व्हिच मीन्स प्रेवलेंस ऑफ अ सिकल सेल डिजीज़ इन इंडिया। आइए देखने का प्रयास करते हैं। जो चिंताएँ हैं दरअसल हमारे सामने, सबसे पहली बात तो ये भारत सरकार के सामने क्या है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ हैं। क्योंकि अगर आप
अ, आप ये बात करते हो सोशल वेलफेयर की बात करते हो, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि स्वास्थ्य संबंधी जो हेल्थ है दरअसल, हेल्थ बेहतर हो। किनका? जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल कौन होंगे? जो मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी होगी। तो वही बातें कही जा रही है कि हमारे देश में विशेष तौर पे जो ये जनजातीय समूह हैं, उनको कहीं न कहीं बेहतर करने की आवश्यकता है और वो चिंता के रूप में हमारे भारत सरकार के पास है, दरअसल। तो ये चिंताएँ थी। इसमें क्या कहा जा रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिकल सेल रोग को भारत की प्रमुख जनजातीय आबादी और समान रूप प्रभावित करने वाली 10 प्रमुख संस्थाओं को रखा है। हाँ, समझ ये एक चीज़ शायद मैं भूल गया था, वो ये कि भारत की जो मंत्रालय है, कल्याण मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्होंने ये बातें कहा है कि भारत की जो जनजातीय आबादी है, जिन-जिन बीमारियों से प्रभावित हो रही विकराल रूप से बड़े पैमाने पे, उनमें से एक बीमारी या एक ये समस्या जो है सिकल सेल डिज़ीज़ है ना? तो इसे आपको नोटिस करने की आवश्यकता है क्योंकि भारत सरकार की बहुत बड़ी मंत्रालय ने ये बात को स्वीकार किया है। तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे स्वाभाविक तौर पे और जैसा कि हमें बताया भी जा रहा, मैंने रिपीट भी किया कि 10 प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं में से एक माना गया है। दूसरी बात अगर थोड़ी-सी वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं, वैश्विक वेट विच यहाँ पे वेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा बर्डन। यही होता है, हिंदी में वेट को भी भार को भी वेट भार कह देते हैं ना मतलब कि हिंदी अगर करते हैं तो वर्ल्ड वेट। खैर, तो वैश्विक भार यानी बर्डन की बात करें तो सबसे यहाँ देखिए दूसरा सबसे भागीदार है मतलब भारत सिकल सेल डिजीज़ का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार देश है, पार्टिसिपेंट है और 1 मिलियन में अधिक लोग इस रोग से प्रभावित हैं, जैसा कि पहले हमने बता चुका है। तो समझने वाली बात क्या है कि पूरे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा भागीदार देश यानी कि भारत है, जिसकी संख्या तकरीबन 1 मिलियन के आस-पास है। अब बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट मतलब क्या? मतलब वही बातें कहेगी कि हम तकरीबन 2-3 देशों से ऊपर हैं। जैसे भारत विश्व स्तर पर नाइजीरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद तीसरा यूँ कह लें तो भागीदार देश है वही कि बच्चों में मतलब सीधा तौर पे इसको ये कहें तो जो कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य है नाइजीरिया और कांगो जो है जहाँ बच्चों में जो जन्म दर से ही सिकल सेल डिज़ीज़ होती है, उसके बाद भारत ऐसा तीसरा देश है, जहाँ इस रोग को बच्चों में जन्म के साथ ही यूँ कहें तो गिफ्ट में प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या यूँ कह लें चुनौती है हमारे लिए भी। तो ये बातें हो ही गई। अब है कैरियर रेट, भाग दर मैंने ऊपर ही आपको बताया कि दरअसल ये 1% से लेकर के 40% तक होता है ना? तो हालाँकि ये बहुत व्यापक है, ये इसको आप चूँकि 1% हमने इसलिए लिख दिया कि कहीं न कहीं खैर अनावश्यक बातें हो रही हैं। अब आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं और चुनौतियों की बात करते हैं कि मान लीजिए सिकल सेल डिज़ीज़ हो ही गया, तो इससे क्या-क्या चुनौतियाँ आएँगी? सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो होती है, दरअसल मैं स्टिग्मा को लिखा हूँ उसमें था नहीं बट मैंने लिख दिया बहरहाल। पहला चुनौती जो है वो अस्थायी इलाज की अनुपस्थिति है, लैक ऑफ परमानेंट क्योर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, क्रिस्पर टेक्नोलॉज़ी और एक और जो थी ना जिसको दवाओं के माध्यम से संतुलित किया जाता था दर्द वगैरह को। ये सब जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी डायग्नोसिस का प्रक्रिया कुछ देर तक है, कुछ सीमित समय तक है, वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ एक ही घंटे या कुछ एक दिन के लिए और जो है क्रिस्पर टेक्नोलॉज़ी वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लें महँगा है। महँगा कितना? 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर आता है, मैं शायद कहीं लिखा हूँ इस बात को। तो पहली बात तो अस्थायी इलाज की अनुपस्थिति है, दूसरा निदान की कमी, निदान मतलब निदान का मतलब डायग्नोसिस आप कहेंगे ये तो हिंदी अंग्रेज़ी कर रहे हैं। दरअसल उपचार की कमी दरअसल ये कहना चाह रहा था मैं, उपचार की कमी है। वही बातें फिर से रिपीट हो जाएगी। बहरहाल, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो ख़ैर बहुत ज़्यादा चुनौती इसलिए भी है क्योंकि महज़ सिकल सेल डिज़ीज़ के लिए नहीं, जैसा कि मैं आपको बताया कि सिकल सेल डिज़ीज़ की जो भी समस्या है, उसको निदान हेतु बड़ी-बड़ी तकनीकी के साथ आपको क्रिस्पर जैसे तकनीकी के साथ जुड़ना होगा। और भारत में क्रिस्पर तकनीकी अभी भी हाशिए स्थिति पर है, क्योंकि क्रिस्पर तकनीक सबसे पहले बहुत ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से जो ये ऑपरेशंस होते हैं, वो होते हैं। भारत में फ़िलहाल अभी नहीं है अगर टू बी फ्रैंक कहूँ तो। अगर जो भी है भी, तो वो कारगर नहीं है। तो अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, विशेष तौर पे स्वास्थ्य के इस सेक्टर में। तो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव तो है ही, उच्च लागत और सीमित दवाएँ। पहली बात जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी दवाएँ मिलती हैं, वो तो
अत्यधिक ये होता है, पैसों में होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग प्रभावित हैं, वो कौन लोग हैं? वो हम आप लोग सामान्य व्यक्ति से भी नीचे जो जनजातीय समूह है वो है। और उनके पास ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000 प्रतिदिन खर्च करने के लिए नहीं है। और क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से अगर आप ये करना चाहें, तो 10 लाख, 20 लाख डॉलर आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो उनके लिए आप समझ ही सकते हो कि अगर 7 पीढ़ियाँ भी अगर पैसे कमा कर जमा करें, तो भी संभव नहीं हो पाएगा इलाज के लिए। तीसरी सॉरी चौथी, इनफैक्ट 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे मुझे लगता है ये भी एक चुनौती के रूप में है। और ये सिर्फ़ सिकल सेल डिज़ीज़ के लिए नहीं, कोई भी आप बीमारी कह लो जो थोड़ा-सा क्रॉनिक टाइप का है, मतलब ज़्यादा ताउम्र रहने वाला प्रकार का, जैसे मान लीजिए ये कैंसर की ही आप बात कर लें। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, तो उसके प्रति समाज का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल जाता है। मान लीजिए मैं किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित हूँ, जो शायद स्वीकार्य नहीं है समाज में, और मैं अगर ग्रसित होकर सही हो भी गया, तब भी मेरे ऊपर ना एक अलग पर्सपेक्टिव से लोगों की नज़र जाएगी, व्हिच मीन्स हीन भावना एक तरीके से। वही बातें कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा भी हमारे लिए चुनौती है। तो इसे भी हमें हटाने की आवश्यकता है। और ये तभी हो पाएगा जब लोगों में जागरूकता आएगी। हालाँकि जिस तरह से हमारे समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा, संभावना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो चुनौतियाँ उनको स्वतः निपटान किया जा सके। अगला जो चुनौती में है, अपर्याप्त रोकथाम कार्यक्रम। भारत सरकार ने भी, जैसा मैंने आपको बताया, मैं 2 से 3 ही कार्यक्रम है, वो भी छीछालेदर प्रकार का, कुछ विशेष वैसा नहीं है। कोई भी विशेष कार्यक्रम नहीं है, जिसके माध्यम से सिकल सेल डिज़ीज़ को बेहतर किया जा सके, बनाया जा सके। मैं मानता हूँ जो कुछ भी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि जो जहाँ ये चीज़ें देखी जा रही है, ट्रैवल बेल्ट, उस बेल्ट में जब भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहीं से आप उनको डायग्नोसिस करने का प्रयास करें। पहचान करने का प्रयास करें कि क्या ये बच्चा सिकल सेल डिज़ीज़ से प्रभावित है? अगर है तो चूँकि अभी शुरुआत है, तो वहाँ इस डिज़ीज़ को ये कर पाना, जीन थेरेपी दे पाना संभवतः आसान भी होगा और कम लागत में भी हो जाएगा। चुनौती में अगली चुनौती है उच्च उपचार लागत। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रिस्पर जैसे उपचार की लागत तकरीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर होता है, और अस्थि मज्जा का जो दानकर्ता ढूँढना मुश्किल हो पाता है। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अगर आप मान लीजिए क्रिस्पर तकनीक से ये जो सेल्स हैं, ये काट कर आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे सेल्स लगाने पड़ेंगे ना आपको, जो जिस सेल्स को काट कर आपने निकाला, तो सेल्स आपको बाहर से लेने पड़ेंगे दानकर्ता के तौर पे, किसी से, या फिर कृत्रिम। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के सेल से बनाया जाए, हालाँकि वो और ज़्यादा महँगा पड़ जाएगा फिर। ऐसे ही $2 मिलियन है, और ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो वही बातें कही जा रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सेल्स के तकरीबन मिलता-जुलता हो, जो दान कर दे, तो आपकी कटे सेल्स पे दोबारा उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वही बातें कही जा रही है कि दानकर्ता को ढूँढना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी गया तो पैसे कहाँ से लाओगे इतना? विशेष तौर पे नहीं हो पाएगा। उन जनजातीय समूह के लिए जिनके अगर आप भी खाना खाया, रात में खाएँगे या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। उनके लिए मिलियन और डॉलर सिर्फ़ सपना ही हो सकता है, हकीकत नहीं। चौथा अपर्याप्त अगला चुनौती है अपर्याप्त अनुसंधान और डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार को कहीं न कहीं सबसे पहले उन बच्चों को ये कहें तो रेक्टिफ़ाई करने की आवश्यकता है, जो अभी-अभी जन्मे हैं ट्राइबल बेल्ट में, ताकि आप वहाँ से डेटा ले सकें कि हाँ, हमारे देश में तकरीबन 100, 1000 जो भी संख्या है, उसको आपने अगर एकत्र किया, तो आप उसके संबंधित आप अपनी नियमावली, या यूँ कह लें कोई भी परियोजना सरकार के द्वारा लाई जा सकती है। ये भी हो सकता है कि चलिए ये ये लोग प्रभावित हैं सिकल सेल डिजीज़ से, इनके उपचार हेतु जो भी प्रारंभिक स्तर उपचार है, जैसे कि मैंने आपको कहा छोटी-मोटी दवाई देकर के उनके दर्द को कम करना। और ये बात भी सही है कि शुरुआती दिनों में अगर ये पता चल जाता है, तो काफ़ी हद तक इसको बेहतर किया जा सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, डेटा किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। तब उसके आधार पे आपको कहीं जाकर अनुसंधान करने का आवश्यकता है। हालाँकि ये अनुसंधान पर्याप्त कहना ये तो बात की बात है, लेकिन खैर। अगला चुनौती है सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ, जो जिसे मैंने स्टिग्मा की बात कही थी, तो उस स्टिग्मा को दरअसल यहाँ भी आप ये कह सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, वही कि सांस्कृतिक तौर पे हम उनकी स्वीकार्यता को यूँ कहें तो खत्म कर देते हैं, जो भी सामाजिक बाधाएँ उनके लिए और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा दिया जाता है, और हमारे ज़हन में यूँ कह लें तो हमारे नज़र में वो एक अलग तरीके की भावनाओं से लोगों को मतलब उनको देखा जाता है। तो ये थी हमारे समक्ष चुनौतियाँ। अब हम बात करते हैं कि इन चुनौती को निपटने हेतु जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रही, भारत सरकार की क्या रही, ये कह लें तो पहल क्या रहा? मैं सबसे पहले कह दूँ, कोई भी विशेष पहल नहीं रहा।
ये जो भी बातें रही ये तकरीबन कहने को है। जैसे मैं अगर बात कर दूँ आपको, हालाँकि इतना बड़ा सवाल हम सरकार पे नहीं उठा सकते इस तरीके से। पहली बात तो ये, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 2047 तक भारत का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम सिकल सेल उन्मूलन को तकरीबन ज़ीरो लेवल पे लेकर जाएँगे। मतलब कम कम यानी कि नाम मात्र का होना। ये हमारा मिशन है। याद रखिए, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें भी इसको ये दिया गया, जगह दिया गया है कि इस मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मिशन के तहत इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इनके लिए इनोवेस इनोवेशन किए जाएँ और इस बीमारी से लड़ने हेतु जो भी यूँ कह लें तो दवा वगैरह है उसको प्रोवाइड कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट इन तमाम ट्रैवल पॉपुलेशन को। अगला बात जो मैं ये कहूँगा, थोड़ा-सा ये सही बात हो सकती है सरकार के लिए, जैसे कि इस बीमारी, जिनको भी ये बीमारी होगा उनको दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 प्राप्त है। मतलब ये कि वो अपने आप को जो भी सरकार के द्वारा ये दी जाती है या छूट दी जाती है दिव्यांगजन हेतु, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि हाँ, कुछ हद तक ये बातें सही हुई। चूँकि वो अलग एक तो पहले से ही वो यूँ कह लें तो इतने बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, और ऊपर से अगर आप इस तरीके का सपोर्ट नहीं देंगे, सामाजिक सपोर्ट, सरकारी सपोर्ट, तो संभवतः वो और ज़्यादा गलत होगा। तो ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंतर्गत इनको रखा गया है। अब आगे जो है वो है प्रभावी समाधान। हम इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं जिससे कि हमारे सामने जो ये चुनौती है वो उसको कम किया जा सके। तो पहला, जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूँ चिल्ला-चिल्ला कर, कि शीघ्र पहचान करने की आवश्यकता है। अगर शीघ्र पहचान नहीं करेंगे तो कैंसर वाली स्थिति बनेगी। बाद में चौथा स्टेज आने के बाद आप कितने बड़े अमीर हों, मुश्किल है आप बचा पाओगे उसको। तो और दूसरी बात परीक्षण, वही कहा जा रहा है कि आप पहचान करके परीक्षण करें कि हाँ, इनको किस स्तर तक बचाया जा सकता है। तो अर्ली अर्ली डिटेक्शन, फिर उसको स्क्रीनिंग करना है। फिर है देखभाल केंद्रों की स्थापना। आप उन तमाम जगहों पे जहाँ ये ट्रैवल बेल्ट हैं, वहाँ अलग-अलग आप कह सकते हैं केयर सेंटर स्थापित किए जाएँ। केयर सेंटर इस बात को लेकर कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार परेशान हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए पर्याप्त सुविधाएँ हों, ताकि वो अपने दर्द के राहत हेतु आप तक आ पाएँ, आपके जो भी सेंटर है वहाँ पहुँच पाएँ। तो वही बातें कही जा रही है कि केंद्रों की स्थापना की जाए, जहाँ से उनको मदद मिल सके, शारीरिक दर्द वगैरह जो भी हो रहा है उसके संदर्भ में। अगली जो प्रभाव समाधान हो सकता है कि दवा को सस्ता करें, चूँकि लाखों और डॉलर की बात हो रही है, वहाँ कहाँ ये तो बातें सिर्फ़ क्या कहावत था, ख़ैर मैं भूल गया। यानी कि सस्ती दवाओं की उपलब्ध कराना सरकार की एक ज़िम्मेदारी भी है। अब है आखिरी, अनुसंधान और विकास। स्वाभाविक तौर पे जब तक किसी भी बीमारी को आप बेहतर नहीं कर सकते तब तक उसके उसके ऊपर आप अनुसंधान ना करें, इनोवेशन ना करें, खोज तकनीक अगर नहीं ला पाएँगे, मुश्किल होगा उसको बेहतर कर पाना। तो अगर ये अनुसंधान होता है तो स्वाभाविक तौर पे ये विकास स्वतः हो जाएगा। रिसर्च अगर होता है तो ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट विच मीन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो अब इसमें हालाँकि बहुत ज़्यादा वही नहीं है, लेकिन इसमें बात की कही गई है कि जो जीन थेरेपी की हम बात कर रहे थे ना, क्रिस्पर, तो जो ये लाइकोज़ेनी और कैसोगेवी है, ये एप्रूवल जीन थेरेपी है। हालाँकि जी जैसे कि ऑपरेशन, तो कई प्रकार के ऑपरेशन हो सकते हैं, उसी प्रकार से थेरेपी, तो जीन थेरेपी कई प्रकार से हो सकते हैं। इन कई प्रकारों में जो ये दोनों थेरेपी है, विशेष तौर पर सिकल सेल डिजीज़ के लिए, ये डब्ल्यूएचओ द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब स्वीकार्य है। और फिर कैसगेवी फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी रही, ये एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि पहली जो अ, थेरेपी थी फर्स्ट क्रिस्पर थेरेपी, उसका नाम कैसगेवी था। हालाँकि ये कोई विशेष ज़्यादा वो काम की चीज़ें नहीं थी, पर फिर भी चूँकि अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगाएँगे पीवाईक्यूज़, तो वहाँ मिलने को देखने को मिलेगा। चूँकि ये बहुत बड़ी तकनीक है क्रिस्पर, और जो पहली बार हुआ, इसको तो ध्यान में रखना ही होगा आपको। खैर, नेक्स्ट वन। हाँ, अब थोड़ा निष्कर्ष पे आते हैं। तो ये निष्कर्ष दरअसल मैं खुद से बताया, दरअसल बात ये कहना चाह रहा था मैं कि यदि आप किसी भी मेंस पर्सपेक्टिव सवाल को देखते हो, कोई भी हो, हेल्थ से संबंधी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधी हो, इकोनॉमी से संबंधित हो, इंटरनेशनल से संबंधित हो, सोशल इशू वगैरह वगैरह, सोशल जस्टिस कुछ भी हो, ज्योग्राफी भी क्यों ना हो, अगर आप कंक्लूजन की बात करते हो, ये चीज़ें मैंने जो टॉपर्स को भी है उनसे सीखा है। तो जब भी आप कंक्लूजन की बात करें तो अगर संभावना है तो आप जो कि होगा, बिल्कुल होगा, 17 टॉपिक है, और दुनिया का कोई भी ऐसा, विशेष तौर पे छोड़िए ना, यूपीएससी का कोई भी सिलेबस का खंड ऐसा नहीं है जो इससे कहीं न कहीं रिलेट नहीं होता।
तो कोई भी सिलेबस सॉरी कोई भी टॉपिक आपको आए, आप इससे जोड़कर देख सकते हो। मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ हैं, तो आप कह सकते हो जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है। मान लीजिए गरीबी से कई बार मैंने ये सेशन किया, तो आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि यदि हम गरीबी को हटाएँगे नहीं, गरीबी को ओवरकम करने लिए नीति वगैरह नहीं ला पाएँगे, तो जो हमारा एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य पहला, उसको हम पूरा नहीं कर पाएँगे। ऐसा कुछ निष्कर्ष दे सकते हैं आप। तो वही सिकल सेल रोग प्रबंधन में जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 3 और 10 प्रभावित हो सकता है। 3 और 10 प्रभावित यूँ कह लें तो प्राप्ति नहीं होगा। आप एक बार देख लीजिएगा इसको वीडियो पॉज़ करके। मैं 3 और 10 की बात करता हूँ। 3 में क्या है? 3 में ये कि गुड हेल्थ एंड द वेल बीइंग। स्वाभाविक तौर पे जब हम दरअसल एसडीजी क्या है थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। एसडीजी तकरीबन 2015 के आसपास एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें ये बातें कही गई थी कि 17 ऐसे गोल निर्धारित होंगे वैश्विक स्तर पे, जिसको प्राप्त करने हेतु पूरा देश, आखिरी में देखिएगा पूरा-पूरा, पार्टिसिपेंट टू अचीव द गोल, देश नहीं पूरा विश्व कहना चाहिए था मुझे, होल वर्ल्ड विल हेल्प टू अचीव दिस गोल। और 17 गोल क्या है? सबसे पहले गरीबी भी है, फिर ज़ीरो हंगर है, फिर गुड विल बीइंग है, व्हिच मीन्स ये कि जो भी एक सामान्य जीवन ही नहीं, मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और गरिमापूर्ण जीवन कैसे होगा? जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। तो स्वस्थ हेतु सरकार को ये प्राप्त करना है। और गरिमा इसलिए भी, चूँकि अगर मैं सिकल सेल डिजीज़ से ग्रसित हूँ, तो आपके समाज के जो लोग हैं, वो मुझे अलग दृष्टि से देखते हैं। गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो स्थिति ना हो, इसके लिए आपको सिकल सेल डिजीज़ को कम करने की आवश्यकता है, इनफैक्ट खत्म करने की आवश्यकता है। 10वां क्या बात कही जा रही? रिडक्शन इनेक्वालिटी। चूँकि एक बात ये भी कहा जा रहा है, आप इक्वालिटी और इनेक्वालिटी की बात करते हो, अगर मैं पैदा हुआ और मेरे में सिकल सेल डिजीज़ है, तो मेरी क्या गलती है भाई? एज़ अ बच्चा मेरी क्या गलती है? मेरे माता-पिता ने जो भी किया हो, हालाँकि ये बात पता होगा आपको कि सिकल सेल डिजीज़ जैसी बीमारी शराब और ये स्मोकिंग से और बढ़ जाता है। हालाँकि वो मैं यहाँ इसलिए नहीं जोड़ा, क्योंकि अ, उसके बारे में और अभी यूँ कहें अध्ययन करना ज़रूरी था मुझे। ख़ैर, तो ये बातें कही जा रही है कि इनेक्वालिटी वाली जो भी स्थिति है 3 और 10, इसको प्राप्त करने के लिए हम विफल हो जाएँगे, यदि हम सिकल सेल डिजीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाए, बेहतर स्थिति में लोगों को नहीं पहुँचा पाए तब। तो ये रहा निष्कर्ष। अब हम आते हैं अपने अगले खंड में, और सबसे पहले हालाँकि मुझे प्रीलिम्स का देना चाहिए था, मैं पहला मेंस दे दिया। मेंस के लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन लिख सकते हो, जिसको 250 शब्दों में आप लोग लिख सकते हो। हालाँकि अगर आप कहेंगे तो मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन चूँकि मैं आंसर इसको टाइपिंग कैसे करूँगा ये समस्या है। पर हाँ, उसको फ़ोटो खींच करके मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप उसको वहाँ से देख लेना। हालाँकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसका एक मॉडल आंसर दिया जाए, ताकि जो भी आंसर लिख रहे हैं उसको मिला सके। बहरहाल, सवाल ये है, डिस्कस द प्रेवलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज़ इन इंडिया एंड द सजेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर इट्स इरेडिक्शन। इरेडिक्शन मतलब उन्मूलन, मतलब हटाना, कम करना भी मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो। तो भारत सरकार, हिंदी में ही है भी, भारत में सिकल सेल रोग की गहनता पर चर्चा करते हुए इसके निराकरण निराकरण हेतु प्रभावी रणनीतियाँ बताइए। तो आप पीछे कर वीडियो फिर से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो कि जो ये है निराकरण है, बीच में डायग्नोसिस है, उसको बेहतर करने हेतु क्या-क्या समस्याएँ, सॉरी क्या-क्या मतलब जो बातें हैं वो कही गई। तो ये थे मेंस के सवाल। अब आते हैं पीटी। अरे भैया आगे आजा। हाँ, अब है मेंस का सवाल। मेंस में पहला है पीवाईक्यू का, सॉरी पीवाईक्यू नहीं है, ये एमसीक्यू है। पहला सवाल है, मैं हिंदी में पढ़ूँगा, आप इंग्लिश में देख लेना पुश करके। भारत में सिकल सेल रोग के प्रकोप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेवलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज़ इन इंडिया। तो पहला है, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन अर्बन। प्रीडोमिनेंटली मीन्स ओनली वन प्रकार के, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली। अगर किस ऐसा कोई भी शब्द अगर हो ना, तो आप मानकर चलिए गलत ही होता है, 90% जान से गलत होता है। जैसे इसमें केवल, यह केवल शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसा थोड़ी है। ये गलत होगा, मतलब आप इसको अगर ना भी पढ़े हो तब भी लगा सकते हैं। ये थोड़ी-सी फैक्चुअल है। जनजातीय समूह में इसका वाहक दर तकरीबन 1 से 40% तक हो सकता है। ये सही है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। भारत में सिकल सेल रोग उन्मूलन के उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक है। ये भी सही है कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक हम शून्य सिकल सेल की ओर बढ़ें, कम करने का, उन्मूलन करने का प्रयास करें। तो कौन-कौन सही हो गया? पहला तो क्या पूछ रहा फिर? सही उत्तर का चयन करें। तो 2 सही है, 3 सही है। 2 और 3 किसमें है? बी में, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में रोक करके, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो, मतलब जब भी आप वीडियो आप तक पहुँचेगी, तो सबसे पहले उसको क्या करना, पुश करके कमेंट में आंसर दे देना, फिर आगे बढ़ना।
अगला सवाल है सिकल सेल रोग के प्रबंधन में क्रिस्पर और जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? यह पूरी तरह से मुफ्त है। वाह, वाह! ऐसा होता तो क्या ही कहना होता। दूसरा, इसकी लागत 1-2 बिलियन मिलियन डॉलर तक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यह हर जनजातीय क्षेत्र में उपलब्ध है। यह भारत सरकार में प्रभावी इलाज उपलब्ध मतलब प्रभावी इलाज है। तो इसका क्या होगा आंसर आप बता सकते हैं? कमेंट में बताएँ। सबसे पहले कौन-सा सही है? तो आपने देखा था प्रभावी इलाज होता तब तो फिर बल्ले-बल्ले होते, ऐसा नहीं है। मुफ्त होता तब तो फिर भी बल्ले-बल्ले होते, ये भी ऐसा भी नहीं है। यह जनजातीय हर क्षेत्र में उपलब्ध है। क्या क्रिस्पर तकनीकी उपलब्ध है? नहीं, भारत में नहीं उपलब्ध है, जनजातीय में कहाँ से उपलब्ध होगा? बहरहाल, ये चीज़ ये तो बचा कौन ये? और मैंने जैसा आपको बताया कि लाखों डॉलर लगते हैं, तो 1 से 2 मिलियन 10 मिलियन के आस-पास डॉलर, उसको और आप 80-85 से गुना कर दें। खैर, तो आंसर हो जाएगा बी व्हिच मीन्स इट कैन कॉस्ट बिटवीन $1 टू $2 मिलियन डॉलर। खैर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है तीसरा, निम्नलिखित में कौन-सा भारत में सिकल सेल रोग के लिए सरकारी पहल का हिस्सा है? पहला, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। क्या है ऐसा? देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तीसरा, स्वस्थ भारत अभियान। स्वस्थ भारत अभियान थोड़ा-सा इसको आप यूँ ही अलग कर सकते हो चूँकि ऐसा कुछ है नहीं। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन क्या ऐसा है? आप लोग तुरंत बताएँ। नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। मैंने कहा था ना कि सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन भारत सरकार ने लाया है। क्या है? 2047 तक वो करना है। खैर, तो ये बातें हो गई। अब क्या है लास्ट में स्वच्छ भारत अभियान नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य में ये भी है। तो 1 और 2 जिसमें है वो सही हो जाएगा। तो आंसर कौन-सा हो जाएगा? 1 और 2 किसमें है? 1 में है ना, पहला में कहाँ गया 1? तो तीसरा का ए आंसर होगा व्हिच मीन्स दिस वन। आप इसको देख सकते हो इंग्लिश में भी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएट फॉर द सिकल सेल डिजीज इन इंडिया? फर्स्ट वन नेशनल सिकल सेल एनीमिया एराडिक्शन मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आंसर फर्स्ट वन विच मीन्स ओनली 1 एंड 2। तो ये से तीसरा सवाल। चौथा, अरे भैया काहे को परेशान करते हो? खैर, भारत में सिकल सेल रोग के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? आप इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा। तो पहला नवजात परीक्षण और आनुवांशिक परामर्श। स्वाभाविक तौर पे अगर पहले से परीक्षण होगा, ये तो हो ही जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा, नहीं पूछा है, याद ध्यान में रखिएगा इसको, है ना? तो जिला स्तर पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करना, अगर केंद्र स्थापित करेंगे, प्रॉपर निगरानी रखेंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा, चूँकि नहीं पूछ रहा है। कलंक को बढ़ावा देना, हाँ, कलंक को अगर बढ़ावा देंगे, तब ये बात सही है कि ये रणनीति नहीं हो सकता कि हम स्टिग्मा को बढ़ाएँ दरअसल, कि भैया ऐसा करो कि अ, खैर बातें फालतू का हो रहा है। चौथा है सॉरी ऑप्शन में स्थानीय आवश्यकताओं पर केंद्रित अनुसंधान। स्वाभाविक तौर पे अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी व्हिच मीन्स पाँचवाँ सॉरी चौथा है ना, तो चौथा का हो जाएगा आंसर। प्रमोटिंग स्टिग्मा एसोसिएशन विद द डिजीज इज द नॉट एप्रोप्रिएट फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सिकल सेल डिजीज इन इंडिया। इसका आंसर ये होगा। खैर, पाँचवाँ की बात करें और आखिरी सवाल, सिकल सेल रोग को सतत विकास लक्ष्यों से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये भी एक बेहतर सवाल है। मैंने जो कहा था ना 3 और 10, 10 या 30 से आप याद रख सकते हो। तो यह केवल आर्थिक विकास से संबंधित है, ऐसा है? देखते हैं। यह केवल एसडीजी 3 से जुड़ा हुआ है, तो नहीं केवल लग गया, चूँकि हमको पता है कि 3 और 10 दोनों से है, तो नहीं होगा। चौथा सॉरी सी ऑप्शन एसडीजी और एसडीजी 10 जो असमानता की बात करता है 10 में, दोनों से जुड़ा हुआ है। हाँ, कह सकते हैं, हाँ, ये तो है। आंसर देखते हैं। इस सतत विकास लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो उन 17 टॉपिक्स में नहीं आएगा। तो ये अगर ऐसा है तो आप गलत कर सकते हो। आंसर हो जाएगा ये वाला। क्यों? चूँकि मैंने आपको कहा अभी केवल फिर यहाँ पे आ गया था ना केवल आर्थिक विकास से संबंधित नहीं भैया, आर्थिक विकास नहीं, सोशल स्टिग्मा जैसी स्थिति से भी है, परेशानियों से भी है दरअसल। खैर, तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य परेशानी का मतलब ये था। तो आंसर हो जाएगा सी व्हिच मीन्स 5 का आंसर हो जाएगा सी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे उत्सुकता इस बात की होगी कि आपने कितना आंसर सही किया। तो चलिए, अब शायद बहुत बड़ा एक थैंक यू आएगा शायद। अरे आजा भाई। अच्छा ये आंसर आ गया। तो आप आंसर एक बार मिला लेंगे, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथा का सी और फिर पाँचवें का सी, BBACC। तो अ, अब लेक्चर हुआ समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रयास मेरा प्रयास है जो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको ये इस इन प्रयास में कहाँ-कहाँ यूँ कह लें तो अगर थोड़ी बहुत सुधार की आवश्यकता है, गुंजाइश आपको लगता है कि हाँ, ऐसे अगर आप करेंगे तो और बेहतर होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएँ। मैं
स्वाभाविक तौर पे उस कमेंट को देखकर संभवतः यूँ कह लें तो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी को।